अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एडवोकेट अब्दुल रहमान और आज के हम अपने नए क्वेश्चन के साथ जो इंग्लिश स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके साथ आपके पास दोबारा से इस वीडियो में हाजिर हैं। अ, हमेशा हम एक अच्छी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कोटेशन से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे, जो कि कोटेशन मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने सुनने वालों के साथ इसको शेयर करूँ। विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट की ये कोटेशन है that you must keep your mind on the objective, not the obstacle. यानी आप अपने मकसद पे नजर रखें, ना कि उसके अंदर आने वाली मकसद की राह में आने वाली रुकावटों पे। एक्सीलेंट कोटेशन। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ क्या है? इसको पॉजिटिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं, इसको ऑस्टिन्स थ्योरी भी कहते हैं, और इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवराइन एक्सप्लेन। इस थ्योरी के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके मेरिट्स क्या हैं हम इसको भी देखेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, इसका हम स्टार्ट देखते हैं कि बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है। प्रोफेसर हॉब्स वो हैं जिन्होंने असल में इस थ्योरी की बेस रखी, लेकिन इस पे जॉन ऑस्टिन प्रोफेसर थे, ज्यूरिस्ट हैं काफी बड़े, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली और आज इस थ्योरी को ऑस्टेनियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम से इसको एट्रीब्यूट कर दिया जा गया है। इसको पॉजिटिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं, इसको इंपेरेटिव लॉ भी कहते हैं, और इसको अक्सर हम लॉ एज ए कमांड ऑफ सॉवराइन उसको भी कहते हैं। सॉवराइन का मतलब हाकिम, कमांड हुक्म। The imperative theory of law or the positive theory of law was given by John Austin, जो कि एक अमेरिकन लीगल प्रोफेसर था, और उस वक्त के हिसाब से उसका मॉडर्न डे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ के ऊपर काफी ग्रिप थी। वो लॉ को समझना चाहता था, उसको एक्सप्लेन करता था। He is considered as one of the greatest jurists of law of all times. लाजमी सी बात है, जब आप कोई थ्योरी देते हैं तो उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म्स भी आते हैं। आने वाले वक्त के हिसाब से हो सकता है कि वो थ्योरी लागू ना रहे, या उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए, या उसको ठीक ना समझा जा सके। इसकी डिटेल्स देखते हैं कि आखिर इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है क्या। लॉ एक कॉमन चीज है जो कि लोगों या लोगों के आपसी रवैये को कंडक्ट करता है। ठीक हो गया। और इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ क्या है? वो कहता है कि जी इट इज द कमांड ऑफ सॉवराइन बैक्ड बाय द सैंक्शन। हाकिम का हुक्म है बैक्ड बाय द सैंक्शन, जिसको मंजूरी हासिल होती है कि इसको इंप्लीमेंट कर दो। वो कहता है कोई भी लॉ जो बनता है उसकी थ्योरी के मुताबिक ये पॉलिटिकल सॉवराइन होता है, यानी पॉलिटिकल जो बंदे सॉवराइनिटी में होते हैं, उस टाइम हकमियत में होते हैं, वो इसको बनाते हैं, और जो रियासत कहती है लॉ बने, लॉ वही बनता है। और इसके पीछे बकायदा एक लेजिटिमेट सैंक्शन होता है। जैसा आपको पता है, एक एग्जाम्पल को रेलेवेंट करना चाहूंगा, पाकिस्तान में कानून साजी का क्या तरीकेकार है। आपके मजलिस शोरा किसी केस को जब किसी लॉ को बनाने के बारे में डिसाइड करती है, तो वो इसको दोनों हाउसेस से मंजूर करवा लेती है। आज वो चाहे आपका टैक्स 0% कर दे, आज वो चाहे आपका टैक्स 30% कर दे। ये जस्ट एक रेलेवेंसी देने के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दी है कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जिसके पास होती है वो लॉ को बना देता है, और उसके पीछे मंजूरी होती है, उस शख्स की मंजूरी हो सकती है, और उस पर लेजिटिमेट सैंक्शन होनी चाहिए, यानी लेजिटिमेट मंजूरी हो उसके ऊपर, और उसकी खिलाफ वर्जी की या तो पनिशमेंट होगी या पेनल्टी होगी।
कोई अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो। इसके फीचर्स देखते हैं। वो कहता है कि हुक्म है पॉलिटिकल सॉवराइन, इसको हाकिम है, जो पॉलिटिकल हाकिम है, सियासी हाकिम, वो इसको ले डाउन करता है। और इट इज इन्फोर्सिबल बाय सेक्शन, और ये उसकी मंजूरी के साथ लागू हो जाता है, इन्फोर्सिएबल हो जाता है। अब इनकी तो तीनों जो बातें की इसको हम डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में आखिरकार ऑस्टिन कहना क्या चाहता था। वो कहता है लॉ एक हुक्म है। हुक्म तो एक गनमैन भी कर सकता है अपने हाथ में बंदूक पकड़ के, लेकिन ये वो हुक्म नहीं होगा। ये हुक्म वो होगा जो कि किसी पॉलिटिकल सॉवराइन की तरफ से होगा, जो आपके इक़्तिदार आला में जो होगा, आप उसको कह सकते हैं। वो जो शख्स होगा सिर्फ वो लॉ बना सकता है, एक नॉर्मल गनमैन नहीं बना सकता। ताकत तो उसके पास भी है, सब कुछ है, लेकिन पॉलिटिकल सुपीरियर इसमें होना चाहिए, इसमें मंजूरी वो देता है। और फिर सारी फोर्स जो है वो स्टेट की, रियासत की, वो उसको लागू करती है। एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सीएम पंजाब की तरफ से अगर डबल सवारी पे पाबंदी लगता है तो क्या होगा। ये उसकी एक कमांड थी जिसको उसकी कैबिनेट ने सारी मंजूरी दी, और उसको एनफोर्स कौन कैसे करवा रहा है, वो आपके थ्रू पुलिस उस चीज को मेक श्योर कर रहा है कि ये लॉ एप्लीकेबल हो। लेकिन ये जनरल कमांड्स, आम कमांड किसी आम बंदे की या किसी परेड ग्राउंड में खड़े हुए किसी सिपाही की, ये वो कमांड नहीं है लॉ। इस चीज को आपने कमांड को बस डिफरेंट रखना है। कमांड तो है हाकिम आला जो आपका वक्त का होगा उसकी होगी। किसी लॉ ग्राउंड में खड़े हुए या 10 बंदे हाथ में बंदूक पकड़ के आके अपनी मर्जी से कोई कमांड करना चाहें तो ये वो चीज नहीं है। ये हाकिम देता है, जैसे हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया कि लॉ जो है ये हाकिम जो है, हाकिम वक्त, उसकी मंजूरी से होगा। जिसका इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। गनमैन हाकिम नहीं है, अगर हाकिम नहीं होगा तो लॉ नहीं होगा। ये ऑस्टिन का मानना था कि उसकी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लॉ कोई गनमैन नहीं दे सकता। अगर कोई हाकिम नहीं होगा तो हाकिम जो है वो लॉ नहीं दे सकता। ये ऑस्टिन की सोच थी। उसका ये था जो हाकिम वक्त है वो इनलिमिटेबल है, यानी उस पर कोई लिमिट्स नहीं है, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, और वो मुस्तकिल है। चौथी बात वो ये कहता है कि जी लॉ ऑब्लिगेटरी है, अब उसने कह दिया तो वो चीज फॉलो होगी होगी। ये सॉवराइन जो है हाकिम, ये सोर्स ऑफ लॉ भी है, ये पावर भी है सोर्स की, और वो पावर को फॉलो भी करता है। सैंक्शन बिहाइंड लॉ, मंजूरी लॉ के पीछे किसकी होगी। सैलमन इसके बारे में कहता है सैंक्शन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्शन by which any system of imperative law is enforced। कोर्शन होता है किसी चीज को जबरदस्ती अपने इन्फ्लुएंस के साथ करवाना। सैंक्शन बाइंड लॉ को सैलमन जो अपने लफ्जों में बयान करने की कोशिश करता है, कहता है कि ऐसी जबरदस्ती है इम्पेरेटिव लॉ की जिसको जबरदस्ती लागू किया जाता है। जिस तरह देखिए मैंने एक डबल सवारी की पाबंदी एक एग्जांपल दी है कि आज आपका सीएम कहे कि डबल सवारी पे पाबंदी लगाए, हालांकि हम लोगों को कितना इश्यू होगा, तो लेकिन वो कहता है कि जी वो तो होगी। और ऊपर से अगर वो ये कहते कि जी आप बच्चे या लेडीज को भी नहीं बिठा सकते, तो सोचें कि ये किस हद तक मुश्किल हो जाएगा। तो इसको फोर्स करने के लिए क्या चाहिए, फिजिकल फोर्स चाहिए, आपको पुलिस चाहिए इसको कंप्लाइंस करने के लिए। अगर आप कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो इसके इवल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो आपको जेल में भी बंद कर सकते हैं, वो आपको जो है फाइन भी कर सकते हैं, पिनलाइज भी कर सकते हैं, बाइक आपकी बंद कर सकते हैं। कि जैसे एक छोटी सी एग्जांपल थी। लीगल पॉजिटिविज्म एक टर्म जो इसके अंदर यूज हुई है, जिसकी वजह से इस थ्योरी को पॉजिटिविस्ट थ्योरी कहा जाता है, उसको जरा थोड़ा सा नजर मारते हैं कि वो क्या चीज है, कहने की कोशिश क्या किया जा रहा है। लीगल पॉजिटिव मतलब ये है एक अटेम्प्ट लॉ को बनाने की एक ट्रू साइंस के तौर पे, यानी एक सच्चाई के तौर पे। साइंस के अंदर जब कोई रूल या थ्योरी या कोई चीज डिफाइन होती है, तो जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम करते थे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड,
तो ये भी इसी तरीके से है कि आपने लॉ को बनाना है तो उसकी दोनों साइड्स को बैलेंस रख के आपने लॉ को बनाना है, ना कि वो हाकिम या पॉलिटिकल की तरफ ज़्यादा झुकाव हो, ना जो है वो ज़्यादा लोगों की फेवर में हो। मतलब वो एक माशरे और लोगों और सबको एक बराबर का जो है वो फायदा दे। और पॉजिटिव जो एक थ्योरी है, ये जो इम्पेरेटिव थ्योरी है, ये जो लॉ को अंडरस्टैंड करती है, ये इसके अंदर एथिक्स और मॉरल वैल्यूज जो है ना वो कम नजर आएंगी हमें इन कंपैरिजन टू जब हम अपने नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ को पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एम्पेरेटिव थ्योरी जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होके स्ट्रेट चलती है। उसके अंदर मॉरल एथिकल वैल्यूज की हमें जब वो लॉ बनता है या उसकी जो ऑस्टिन की जो एक थिंकिंग थी वो हमें नजर नहीं आती, उसमें थोड़ी सी हमें सख्ती वो चीज नजर आएगी जो कि हम क्रिटिसिज्म के अंदर अभी पढ़ेंगे। ऑस्टिन ने एक फर्क दिया बेसिकली कि लॉ क्या है और लॉ क्या होना चाहिए। ऑस्टिन कहता है कि लॉ क्या होना चाहिए, ये लॉ का कंसर्न नहीं होना चाहिए कि लॉ क्या होना चाहिए, बस ये होना चाहिए लॉ है। इसका जो बैलेंस जो मॉरल वैल्यूज के साथ है उसकी हमें इसके अंदर एक कमी दिखाई देती है। वो कहता है कि जी अगर कोई हुक्म दे दिया गया है तो उसको फॉलो करना ही करना है, वो डेफिनेट है, वो मॉरली करेक्ट है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो है तो है। नेचर क्या है एम्पेरेटिव लॉ की, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जो है ना बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर जो है ना वो उसको डिवाइड करता है। एक करता है डिवाइन लॉ और एक करता है ह्यूमन लॉ। डिवाइन लॉ क्या होता है? डिवाइन लॉ एक ऐसा बॉडी ऑफ लॉ है, मजमूआ है लॉ का, जो कि किसी और में से अखज होता है। ये एक इंसानी बनाए हुए कानून से डिफरेंट होता है। जैसे हम एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे हम अपने कानून अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाते हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया हम उसको फॉलो करते हैं, दैट इज अ डिवाइन लॉ। और ह्यूमन लॉ जो कि इंसान खुद बनाता है कि जी ये बाउंड्री है यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, ये बाउंड्री है यहाँ पे कोई नहीं आएगा, एक ह्यूमन लॉ है। डिवाइन लॉ के अंदर ये ऑस्टिन ने दो जो है वो उसको डिफाइन किया। और डिवाइन लॉ जो है वो ह्यूमन लॉ से ऑब्वियस ही बात है, एब्सोल्यूट है, ऊपर वाला दर्जा है। और जो ह्यूमन लॉ है उसको उसने कहा कि दो किस्म के हैं, एक तो वो कमांड ऑफ सॉवराइन है और दूसरी चीज जो कि वॉलेंट्री एसोसिएशन या क्लब्स एक मखसूस जगह के अंदर अपने रूल्स बना लेते हैं। ये डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ के अंदर उसने फर्क बता दिया। इसके एडवांटेजेस देखते हैं क्या है। वही बात जिस तरह हमने पढ़ी थी पीछे कि ये जो पॉजिटिव थ्योरी है ना, ये सिर्फ ये नहीं देखती कि लॉ क्या होना चाहिए, सिर्फ ये देखती है लॉ है क्या। इसी तरह कि नेचर ऑफ लॉ को नहीं देखती, लेकिन इस चीज को देखती है कि वो किस तरीके से लोगों पे लागू किया गया है। और ये देखती है कि लॉ जो है एक रियासत का तरफ से दिया हुआ एक प्रिंसिपल्स रूल्स का मजमूआ है, जो कि रियासत की ताकत पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह सेल्स टैक्स का रूल हमारे पाकिस्तान में काफी पुराना है, खाना साफ बनाना है, ये रूल्स कवानीन बहुत पुराने हैं, लेकिन क्या हम इनको अपने इर्द गिर्द लागू होते हुए देखते हैं? हमें तब पता चलना लगा कि खाने के अंदर इतनी मिलावट होती है जब हुकूमत ने पंजाब फूड अथॉरिटी बनाई, जिन्होंने उस कानून को मेक श्योर किया कि वो लागू होंगे। इसी तरह सेल्स टैक्स को इकट्ठा करने के लिए हुकूमत ने
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा बनाया। उससे पहले लोग टैक्स देना या इस तरह से करना समझते ही नहीं थे। अभी भी आप देख लें कि कितनी दुनिया है कि जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पे कर रही है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस ऑन देयर इनकम्स वो पे करने को तैयार नहीं है। इससे हमें अंदाजा होता है कि हमारी हुकूमत की मशीनरी किस हद तक वीक है किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी एक रिसेंट एग्जांपल आई थी जो प्लास्टिक बैग्स यूज हो रहे थे, 15-20 दिनों के लिए बहुत शोर मचा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन इन द एंड क्या हुआ, वही प्लास्टिक बैग्स उसी तरह मार्केट में दोबारा बिक रहे हैं। बाइक हेलमेट्स की सख्ती आई, पूरी हुकूमत की मशीनरी इन एक्शन आ गई जी, हेलमेट्स हेलमेट हेलमेट्स, लेकिन लेटर ऑन आफ्टर 30 days लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई। अभी भी हम अपने एक वीक पॉइंट्स देखें तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नजर आएगी। वही ट्रैफिक ड्राइवर्स, वही हम लोग पिंडी के अंदर गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं या बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं, हम लोग जो हैं वो बस इधर से निकालो उधर से निकालो, इशारे पे 200 मीटर आगे जाके बाइक या गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। और यही लोग जब इस्लामाबाद एंटर होते हैं लाइन भी परफेक्ट रखते हैं, जगह भी क्रॉस नहीं करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जी हेलमेट भी पहना हो, क्योंकि पता है जी उधर तो पुलिस ने पकड़ लिया, वो तो नहीं छोड़ेगी और पुलिस कहीं से भी मिल जाएगी। और यहाँ पे ये चीजों की हमें देखने में काफी दिक्कत होती है कि हमारी मशीनरी किस तरीके से काम कर रही है, काम ही नहीं कर पाती। तो उसकी थ्योरी ऑस्टिन के मुताबिक वो ये है कि इस चीज को देखना कि किस तरीके से लॉ जो है वो लागू किया जा रहा है लोगों पे। ये थ्योरी सिंपल है और मुस्तकिल है, ये इसका एडवांटेज है, और ये थ्योरी मॉडर्न सोसाइटी और सिस्टम्स में भी काफी जगहों पे एप्लीकेबल है। हुकूमत ने जब कोई जबरदस्ती कोई चीज मनवानी होती है तो बस एक ऑर्डर पास होता है, असेंबली पास नहीं करेगी तो उसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाएगा, तो वो चीज लागू हो जाती है, चाहे टेम्पररी हो तो, लेकिन वो लागू हो जाती है। तो और वो इन्फोर्स भी करवाई जाती है फिर जबरदस्ती। इसकी डीमेरिट्स देख लेते हैं। अब इस पे कई लोगों ने, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो काफी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि लॉज बिफोर स्टेट, कहता है जब ये रियासत का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, कानून उससे पहले भी तो थे। अब आप कह रहे हैं ऑस्टिन साहब कि लॉ जो है वो सिर्फ स्टेट बनाएगी और उसको लागू करेगी और उसका सॉवरेन बनाएगा, तो कहता है ऐसा नहीं है, लॉ इससे पहले भी काफी थे, और जब रियासत का कॉन्सेप्ट नहीं था कानून तो तब भी थे, और कानून बाज़ बनते हैं लॉ की जो है वो उसके बगैर भी, और लॉ का लागू होना लाजमी नहीं है कि सिर्फ जो है वो स्टेट ही उसको इन्फोर्स करे, ऑटोमेटिक भी वो इन्फोर्स होती है। कई लोग ये समझते हैं कि जी क्रिटिसाइज किया है कि जी गनमैन लॉ है। जैसे अब एक एग्जांपल हम लोगों को जैसा मैंने बताई, आज आपका बैठ के कोई भी सीएम डिसाइड करेगी ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, तो ये गनमैन किस्म की बेसिकली इसकी रिसेंट एप्लीकेशन तो है, ये हमें अपने लॉ के अंदर भी मिलती है। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि लॉज की पाकिस्तान में बनने की और क्या तरीकेकार है। तो बात ठीक है कि जी अगर जिस तरह वो दिल किया वक्ती हालात और नज़ाकत को देखते हुए ये अपने मोबाइल के हमारे सिग्नल्स बंद कर देते हैं, हालांकि हमारा ये जो है ये फ्रीडम है, ये राइट है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसमें पाबंदी लगा देते हैं मोबाइल सिग्नल्स में। एक इजी वे उन्होंने पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है वो कर देते हैं। जनरलिटी ऑफ लॉ, ऑस्टिन ये कहता है कि लॉ जो है ना जनरल रूल ऑफ कंडक्ट है, यानी कि रोजमर्रा के जो आपस में एक दूसरे के बंदे का व्यवहार होता है ना वो है, जबकि लॉ ऐसा नहीं है और ये हर बंदे पे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब ऑस्टिन कहता है ये जो लॉ बना है ये लोगों के आपस में रोजमर्रा और उसके जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से है और उसको जो है वो सब पे लागू होगा, जबकि इसका क्रिटिसिज्म ये बनता है कि डिवोर्स एक्ट जो है सिर्फ उन लोगों पर है जो डिवोर्स ले रहे होंगे, हर बंदे पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह मैरिज एक्ट भी है तो सिर्फ उन्हीं लोगों पे होगा कि जो आपस में शादी कर रहे हैं। प्रोमलगेशन, आगाज कहते हैं जी, इसका लफ्जी मतलब ये है। ऑस्टिन के मुताबिक लॉ एक कमांड है और जो कि लोगों को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए कि वो
ओबे करेंगे करेंगे ही करेंगे, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जबकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून सबके लिए यकसा हो। कहता है जब हम रूल ऑफ लॉ की थ्योरी भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, कहता है जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करें ना कि कानून सबके लिए यकसा हैं, जो इसकी एक टर्म यूज होती है रूल ऑफ लॉ, कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो कहता है ये चीज रूल ऑफ लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होती, उसकी वैलिडिटी को ये झंझोड़ देती है। लॉ, ऑस्टिन कहता है कि लॉ एक कमांड है, कहता है लेकिन लॉ कमांड नहीं है, हर लॉ कमांड नहीं होता। जिस तरह अगर मैंने वोट, हुकूमत कहती है वोट डालें, लॉ तो बना हुआ है, लेकिन वोट डालूं ना डालूं वो मेरी अपनी मर्जी है। तो हर चीज को आप कमांड नहीं कह सकते कि कानून बना तो ये कमांड ही होगा। द टर्म कमांड सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल कमांडर। एक कमांडर की जो है वो एक जहनियत देती है कि जी कमांडर कोई गनमैन कोई बंदा हमारे सर पे खड़ा किया हुआ है, कहते हैं जबकि ऐसा नहीं है। मॉडर्न लीगल सिस्टम में इसको एज ए कमांड के तौर पे नहीं लिया जाता, इसको एज ए सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल सेंस और इस तौर के लिया जाता है। प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? प्रेसिडेंट्स होते हैं कि जिस तरह कई चीज़ों पे जब लॉ क्लियर नहीं होता तो उस पे जो हायर कोर्ट्स ने अपनी ओपिनियन देती है, डिसीजंस देती है, वो डिसीजंस निचली कोर्ट्स के ऊपर जो है वो लागू हो जाते हैं। प्रेसिडेंट्स को जज मेड लॉज भी कहा जाता है एक सेंस में, तो लाजिम नहीं है। इसका क्रिटिसिज्म का मतलब यह है कि इस पे तनकीद का मतलब यह है कि लॉ जो है ना वो अपना सिर्फ सॉवराइन नहीं बनाता, जजेस भी बनाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसको प्रेसिडेंट के भी इस चीज के ऊपर इसको क्रिटिसिज्म दिया है। वो कहते हैं कि जी जो कॉन्सेप्ट है ना सैंक्शन का कि किस तरीके से लागू होता है, कहता है ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये गलत है। जो पढ़ी लिखी नेशंस हैं ये सब कुछ है, उसको आप इस तरह डंडे के जोर पे या गन दिखा के आप कोई चीज जो है वो लागू नहीं करवा सकते। जहाँ पे लोगों को अपना राइट्स पता है, हकूक पता है, वो ऐसे लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हर चीज जो है हुकूमत लागू नहीं कर सकती। और सिविल लॉ के अंदर लाजमी नहीं है कि हर चीज सैंक्शन ही हो, लागू ही हो, मंजूरी ही हो उसकी। कई चीज आपके कस्टम्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली लॉ के अंदर जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। सेलमेंट के मुताबिक ये ऑस्टिन की जो थ्योरी है ना वो वन साइडेड है, इनएडिक्वेट है, नामुकम्मल है। वो कहता है उसके अंदर मॉरल और एथिकल एलिमेंट, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो मिसिंग है। कि मतलब जो एक बात हाकिम ने कह दी वो कानून बन गया और उसको लागू करवा दिया जबरदस्ती। वो कहता है इसमें जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज हैं वो नजर नहीं आती। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी मोबाइल सर्विस को बंद किया जाता है, हमारे राइट को इन्फ्रिंज किया जाता है, ये मॉरली और एथिकली इनकरेक्ट है। पाइप दो बंदों के लिए बनी है, अगर उसमें एक बंदे को पाबंदी लग जाती है बैठने पे तो ये मॉरली और एथिकली इनकरेक्ट है। गाड़ी वाले पे क्यों नहीं लगती? क्यों अमीर के लिए जो है ये कानून नहीं और गरीब के लिए कानून है? मॉरल वैल्यूज डिस्टर्ब होती हैं इसके अंदर। और जो है ये इंटरनेशनल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ जो है वो यूएन बनाती है, उसमें कोई स्पेसिफिक हाकिम नहीं है। उसमें तमाम कंट्रीज की जो है वो मजमूई जो है वो शराकत खुदारी होती है। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो आइन जो आपका मुल्क का बनता है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये सारे जो है इसकी क्रिटिसिजम्स हैं। प्रेसिडेंट्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अथॉरिटीज डिफरेंट हैं जो कि लॉ बनाती है, तो लाजमी नहीं है कि जी पॉलिटिकल सॉवराइन ही इसको लॉ को बनाए। कई अथॉरिटीज जो है वो उसको लॉज को डिफाइन करती है। तो ये इन सारी चीज़ों का क्रिटिसिज्म तनकीद है। वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए इसी में, क्या मॉरल लॉ भी है इम्पेरेटिव है? मॉरल लॉ जो कि डिवाइन लॉ,
जो कि किसी इंसान ने नहीं बनाया, हमारे ऊपर नाजिल हुआ, हमें हुक्म दिया गया। द लॉ ऑफ रीजन, यूनिवर्सल कॉमन लॉ और इंटरनल लॉ, जैसे रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो अल्लाह के हुक्म थे, जो खुदा के हुक्म है हमारे पे, अल्लाह ताला के, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम पे, जो उन्होंने हमें उसकी वजाहत की, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं इसकी बात को साबित करने के लिए। बेसिकली नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ या नेचुरल लॉ जो है वो मॉरल लॉज पे डिपेंड करता है। तो क्या सवाल ये है कि क्या मॉरल लॉ इम्पेरेटिव है? कहता है कि जी नेचुरल मॉरल लॉ एग्जिस्ट ओनली इन आइडियल स्टेट्स एंड डिफर्स फ्रॉम पॉजिटिव स्टेट ऑफ लॉ। कहता है वो अपनी आइडियल स्टेट में मौजूद हैं और ये किसी पॉजिटिव लॉ से डिफरेंट हैं। जैसा मैंने पहले बताया, पॉजिटिव लॉ क्या कहता है कि जी ये हाकिम का हुक्म है और ये जो है लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवराइन। लेकिन नेचुरल मॉरल लॉ इस तरह नहीं है। नेचुरल या मॉरल लॉ जिसको आप कहते हैं वो पॉजिटिव लॉ से डिफरेंट है। इसको कंक्लूड करेंगे कि जी मैं ये कहूँगा कि बेशक इस पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुए, तनकीद हुई, काफ़ी हुआ, लेकिन हम इस चीज़ को झुटला नहीं सकते कि ऑस्टिन ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की और इसके असर आज भी हमें अपने कानून के कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर मिलते हैं जो कि आज भी इम्प्लीमेंट होते हुए हमें नज़र आते हैं। अलबत्ता ये लीगल मॉरल वैल्यूज़ को काफ़ी पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन फिर भी कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कंट्रीब्यूशन है और हमारे लिए समझना यही ज़रूरी था कि कानून के लिहाज से इस एम्पेरेटिव थ्योरी की क्या कंट्रीब्यूशंस हैं और क्या। मुझे इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।